आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार साथियों, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं बयान टीवी। पुस्तक समीक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे महादेव टोपो द्वारा लिखित पुस्तक सभ्यों के बीच आदिवासी। आइए सबसे पहले हम महादेव टोपो से ही बात करते हैं कि इन्होंने यह किताब क्यों लिखी। जोहर, नमस्कार। सभ्यों के बीच आदिवासी किताब जो है वो जानबूझकर लिखी नहीं गई। एक्चुअली क्या है कि आदिवासी मुद्दों, विषयों, समस्याओं से जो भी मेरी परेशानियां थी या जिज्ञासा थी, जो सवाल थे, प्रश्न थे जो मुझे परेशान करते थे, तो उनको यह अपने लोगों को और जो सभ्य समाज के लोग हैं उन लोगों को भी एक बताने का प्रयास था। मेरे सारे लेख जो हैं मैं आदिवासी मुद्दों पर ही लिखता था, तो उनका जो संग्रह है वही किताब बन गया। इसे कोई लिखने की, इस शीर्षक से लिखने की कोई मंशा नहीं थी, ये स्वाभाविक रूप से बन गया। हिंदी में 4 दशकों से लेखन कर रहे महादेव टोपो आज शिखर पर हैं। सभ्यों के बीच आदिवासी इनकी एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आदिवासी साहित्य कैसा हो, नैनो ट्रैक्टर कौन बनाएगा जैसे सवालों के अतिरिक्त बचेगा मानदर, बचेगी सुरीली आवाज़ें, बचेगी भाषा, लोकगीत एवं लोकवाद्य यंत्रों के बारे में नए सिरे से विचार करने जैसे अनेक सवाल अपने छोटे बड़े लेखों के माध्यम से पूछते पुस्तक में दिखाई पड़ते हैं। ये लेख विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने के बाद एकत्र करके संग्रह तैयार किया गया है। महादेव टोपो पत्रकार न हैं और न ही लेखक हैं। हाँ, बैंक में अधिकारी जरूर थे। आदिवासी सवालों ने इन्हें इतना झकझोर दिया कि जब भी बैंक की व्यस्तता से समय बचा तभी समाज चिंतन में अपने को डुबो दिया, चिंतन को कलम चलाकर साहित्य का रूप दिया। जब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से टोपो जी का चिंतन बाहर आया तो किसी ने इन्हें लेखक कहा तो किसी ने पत्रकार। जब कविता के रूप में अभिव्यक्ति ने जन्म लिया तो टोपो को पाठक कवि कहने लगे। समय समय पर टोपो का चिंतन साहित्य की विभिन्न विधाओं में रेखांकित होता होता साहित्य अकादमी तक ले गया। अनुक्रम को देखें तो पता चलता है कि जन सरोकार, सामाजिक, आर्थिक और इतिहास के मुद्दों के रूप में 17 लेख हैं। पहला लेख आम जीवन में रसा बसा बांस है। लेख की शुरुआत करते हुए महादेव टोपो लिखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का हर आदमी कलाकार है और इसके लिए उनके हाथों में सिर्फ बांस होना चाहिए। आप उसे बांस दें और कुछ ही मिनटों में बांस की कोई न कोई सुंदर कलाकृति बना देगा। बांस की जड़ों से बनाई गई मानव कलाकृतियां समूचे देश में जानी जाती हैं। ग्रैमी अवार्ड के लिए नामित नागालैंड के रॉक ग्रुप एनालिसिस ने बांस के एक वाद्य यंत्र बामबूम का उपयोग किया जिसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। वहीं आसाम के नामपाड़ा रामदिया गांव हाजो कामरूप के हिरण्यदास ने 2006 में बांस से निर्मित वाद्य यंत्रों का उपयोग करने वाली आसाम बम्बू बैंड का गठन किया। हमने तो बांस की बांसुरी को ही देखा था, पर जितनी कलाकृतियों के बारे में महादेव टोपो अपनी पुस्तक में उल्लेख करते हैं, मैं तो सपने में भी नहीं सोचती थी कि इतनी सारी कलाकृतियां आदिवासी बांस से बना लेते हैं। सवाल यह है कि आज़ादी के 73 साल बाद ऐसे कलाकार को मिला क्या? ऐसे कलाकारों को पाठ्यक्रमों में स्थान देने की तो बात ही छोड़िए, यहाँ के पूंजीपतियों ने इनकी जमीन तक छीन ली। फिल्मी गीतकारों ने आदिवासी गीत से लेकर अस्मिता तक को तार तार कर दिया। सरकार ने शिक्षा के नाम पर कटोरा दे दिया। पायल तड़वी जैसी लड़की ने हिम्मत जुटाकर डॉक्टरी सीखी तो उसे हत्या का शिकार होना पड़ा। अनुक्रम के दूसरे भाग में 13 आलेख हैं। ये सभी आलेखों महादेव टोपो आदिवासी भाषा, साहित्य व संस्कृति के सवाल उठाते दिखाई पड़ते हैं।
डीफू कार्बी भाषा एक छोटे से शहर से 3-4 अखबार कार्बी भाषा में प्रकाशित होते हैं। कोहिमा से नई नागा भाषाओं में छोटे छोटे अखबार प्रकाशित करते हैं। शिलांग जैसी पहाड़ी शहर से खासी भाषा में 4 दैनिक अखबार प्रकाशित होते हैं, जिसमें एक अखबार के नियमित प्रकाशन के 50 वर्ष भी पूरे हो चुके हैं। ऐसी ही कहानी अन्य आदिवासी भाषाओं की भी है। ताजुब इस बात का है कि जिन्हें हम देश के नामी ग्रामी पत्रकार प्रोफेसर कहते हैं, वे ऐसे जानकारी से कैसे अनभिज्ञ रह गए। जनजातीय विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता पढ़ाने लगे, सामुदायिक रेडियो चलाने लगे, यहाँ तक कि कुलपति तक बन गए, पर इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ऐसे पत्रकारों की अस्मिता को भी मीडिया पाठ्यक्रम से जोड़ा जाए। आदिवासियत का तांडव करने वाले लोग जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो जरूर अपना माथा पीटते हुए कहेंगे, मैंने अपनी समाज के साथ विश्वासघात किया। वस्तु स्थिति का आकलन करते हुए स्वयं लेखक भी पुस्तक के 21 पृष्ठ पर लिखते हैं कि ऐसे में आदिवासी बुद्धिजीवियों, शिक्षकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, संस्कृत कर्मियों, लेखकों एवं विद्वानों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है कि वे कैसे प्रभावी काम करके दिखाएं। सवाल यह होता है कि क्या ऐसे आदिवासी पत्रकारों, खिलाड़ियों, रंगकर्मियों, गीतकारों को आदिवासी समाज के कुलपति एवं प्रोफेसर पत्रकारिता पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे, जिससे पूरे 100 अंक के प्रश्न पत्र से छात्र अवगत हो जाएंगे। सच तो यह है कि जब तक आदिवासी पत्रकारिता पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं बनेगी, तब तक आदिवासी पत्रकारों की अस्मिता लुप्त ही रहेगी। पत्रकारिता ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें साहित्य, कला, गीत, संगीत, नृत्य आदि सब कुछ दिखाई देता है। आदिवासी लोगों ने सिनेमा में भी जोरदार दस्तक दी है। कई आदिवासी फिल्मों के लिए कई आदिवासी अभिनेताओं, अभिनेत्रियों को पुरस्कृत होने का अवसर भी मिला। हिमाचल प्रदेश के आदिवासियों की कला या पूर्वोत्तर भारत के आदिवासियों की कला को महादेव टोपो अपनी पुस्तक में उच्च श्रेणी की कला घोषित करते हुए महसूस किया जा सकता है। जयपाल सिंह मुंडा खेल जगत के प्रमुख व्यक्ति के अलावा भारतीय संविधान सभा के सदस्य भी थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में देवेंद्र नाथ के बाद जयपाल सिंह मुंडा का नाम आता है। सुशीला देश की पहली आदिवासी पत्रकार थीं। जब गैर आदिवासी लेखक, पत्रकार, क्रिकेटर, कलाकार, संगीतकार आदि पाठ्यक्रम के हिस्सा बन सकते हैं, फिर आदिवासी क्यों नहीं। वर्तमान में आदिवासी मात्र सहानुभूति तक सीमित नहीं है, अब ये चैरिटी की जगह पैरिटी की बात करते हैं। आदिवासी इलाकों के संदर्भ में ग्राम सभाएं एवं पंचायतें क्या कर रही हैं? इस प्रश्न के उत्तर में हल, कुदाल, कलम, तीर, मांदर, गिटार और कंप्यूटर की कल्पना महादेव टोपो करते हैं। जिन संपादकों ने आदिवासियत पर अपनी पत्रिकाओं के विशेषांक बनाए, उनसे लेखक सवाल करते हुए कहते हैं कि बहुधा आदिवासी मामलों पर कुछ लिखते या लिखाते समय यह बिल्कुल भूल जाते हैं कि एक पाठक वर्ग इन आदिवासियों का भी है। अनेक बार आदिवासी पाठक वर्ग के लिए यह सामग्री कभी हास्य पद तो कभी ऊब या खीज उत्पन्न करने वाली होती है। पृष्ठ 49 पर ऐसा ही लिखा पढ़ा जा सकता है। झारखंड में पत्रकारिता और पत्रकारिता का झारखंड नामक शीर्षक से लिखा गया आलेख समूचे झारखंड का भ्रमण करा देता है। पृष्ठ 62 पर महादेव टोपो लिखते हैं कि पिछले कई वर्षों से रांची के आसपास के इलाकों में सब्जी आदि उगाते हुए किसानों को देखता रहा हूँ। एक प्रश्न परेशान करता रहा है कि रांची के आसपास सब्जी भाजी उगाते किसानों को कैसे उनको वाजिब दाम मिल पाए। टोपो ने यह प्रश्न वर्ष 2007 में उठाया था, जो आज देश की राजधानी के बॉर्डरों से किसान उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, नैनो ट्रैक्टर की जो कल्पना टोपो ने वर्ष 2007 में की थी, उसी का प्रतिफल है कि आज महानगरों में नैनो ट्रैक्टर घूमते दिखाई देते हैं। इससे जाहिर है कि एक आदिवासी कितनी अधिक दूरदर्शिता रख सकता है। जो लोग आदिवासियों को जंगली कहते हैं, उनके लिए महादेव टोपो बस एक उदाहरण है। चिंतनशील व्यक्ति के मन में सवालों का ज्वार भाटा हमेशा आता ही रहता है। बैंक की सेवा व्यवस्था में स्थानांतरण कहें या लेखक के घूमने का शौक,
शब्दों में सूचनाओं को पिरोकर संस्मरण का रूप देने में महादेव टोपो बहुत आगे निकल गए हैं। तभी वे पुस्तक में संस्मरण पर संस्मरण लिखते दृष्टिगोचर होते हैं। आदिवासी संपादक की उदारता का परिचय देते हुए महादेव टोपो पृष्ठ 226 पर लिखते हैं कि आज भी अधिकांश पत्रिकाएं नवोदितों को नहीं छापती हैं। ऐसे में नवोदितों को कृत संकल्प के माध्यम से वाल्टर दा ने उन्हें न केवल छापा बल्कि जिनमें थोड़ी भी संभावना देखी उन्हें व्यक्तिगत पत्र लिखकर प्रेरित प्रोत्साहित करते रहे। ध्यान रहे, वाल्टर भेंगरा द्वारा संपादित पत्रिका कृत संकल्प वर्ष 1972 से 80 तक चर्चा का विषय थी। इसमें सुमन सरीन, अनामिका, जितेंद्र कुमार जैसे तमाम गैर आदिवासी लिखते थे। आदिवासियों में वाल्टर भेंगरा देश के पहले व्यक्ति थे जिनके संपादन कार्य का गैर आदिवासियों ने स्वीकारा। महादेव टोपो से बातचीत करते हुए डॉक्टर फ्रांसिस एक्का कहते हैं कि आदिवासियों की एक बड़ी कमजोरी है कि हम कुछ पाने के लिए या तो ईसाई मिशनरियों की ओर देखते हैं या सरकार की ओर। हम जब तक इससे अलग रास्ता नहीं अपनाएंगे हमारी समग्र सामग्री संभव नहीं। डॉक्टर एक्का की बात को स्वीकार करते हुए महादेव टोपो पुस्तक के पृष्ठ 229 पर लिखते हैं कि यह बात काफी हद तक सच है। अलावा इसके प्रायः देखा जाता है कि ऊंचे ओहदे में पहुंचा आदिवासी अधिकारी अपनी जमीनी सच्चाइयों एवं समाज से दूर होता चला जाता है और अपने समकक्ष या ऊंचे लोगों से ही मतलब रखता है। इस बात को मैं भी स्वीकार करता हूँ। मैंने भी कई आदिवासी अधिकारियों को नज़दीकी से देखा है। सवाल यह है कि ऐसे अधिकारियों का क्या करें। जयपाल सिंह मुंडा और डॉक्टर अंबेडकर ने जो उम्मीद पढ़े लिखे लोगों से की थी आज वे हास्यास्पद क्यों बन गई। पुस्तक का अंतिम अध्याय परिचर्चा से संबंधित है जो आदिवासी साहित्य का विकास कैसे हो नामक शीर्षक से लिखा गया है। मेरे हाथों में पुस्तक का दूसरा संस्करण है। इसका प्रथम संस्करण वर्ष 2018 में अनुज्ञा बुक्स वेस्ट गोरख पार्क शाहदरा दिल्ली से प्रकाशित हुआ था। पुस्तक का आवरण बहुत ही आकर्षक है जिसे बीजू टोपो ने बनाया है। बीजू टोपो डॉक्यूमेंट्री क्षेत्र में एक जाने माने हस्ताक्षर हैं। अच्छे कागज के साथ पुस्तक की छपाई भी अधिक सुंदर है पर लेखक के 2 शब्दों की कमी है जो होनी चाहिए थी। लगता है कि लेखक ने जल्दबाजी में लेख एकत्र कर प्रकाशक को दे दिए हों और प्रकाशन ने उसे आदिवासी मैटर देखते हुए तुरंत छाप दिया। हिंदी की इस पुस्तक में कहीं कहीं झारखंडी भाषा का प्रभाव जरूर महसूस होता है। 248 पृष्ठों की इस पुस्तक का मूल्य 300 रुपये रखा गया है जिसे आम पाठक खरीदने के लिए ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा संकोच जरूर करेगा। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि संपूर्ण पुस्तक में सूचनाओं का अंबार होते हुए विचारों की विविधता है। पुस्तक को पठनीय बनाने के लिए महादेव टोपो साधुवाद के पात्र हैं।